Good morning, students. In our last class, we have discussed the Dobberner triads, right? In that, we have discussed that Dobberner has arranged the elements in the group of three such that the atomic mass of first and the third element, the average of atomic mass of the first and the third element is equals to द मास ऑफ दिस द मिडल वन एलिमेंट राइट। इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ट्राइड्स के फॉर्म में, बट सारे एलिमेंट्स को वो अरेंज नहीं कर पाए थे इस तरीके से, और इसीलिए उनका ये जो कंसेप्ट था, ये जो अप्रोच था, वो फेल हो गया था, राइट। नाउ इसके बाद आया न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, राइट। बेसिकली ऑक्ट शब्द का मतलब होता है एट। इस ऑक्ट का मतलब होता है एट। ये चीज़ हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ी है। जहाँ भी ऑक्ट शब्द आ जाएगा उस ऑक्ट शब्द से हमको समझना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एट। न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट है। उन्होंने किस तरीके से ये जो लॉ है वो दिया, वो समझते हैं। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबनर एनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। तो सबसे पहले डोबर्नर ने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने की कोशिश की। हालांकि वो फेल हो गए, लेकिन उनके कारण जो दूसरे केमिस्ट थे वो एनकरेज हुए इस डायरेक्शन में, और उन्होंने कोशिश करी कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में बाइफरकेट किया जाए। और इसी में 1866 में जॉन न्यूलैंड्स, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, अरेंज the then known elements in order of the increasing atomic masses। और जॉन न्यूलैंड्स वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश की। He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को रखा, और उसके बाद उन्होंने लास्ट में रखा थोरियम को। तब तक केवल 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो चुके थे। तो उन्होंने टोटल 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा गया क्योंकि उसका एटॉमिक मास सबसे कम था, और इसके बाद धीरे धीरे करके लास्ट में आया थोरियम, जिसको कि 56th पोजीशन पे रखा गया। He found that every eighth element had properties similar to that of the first। और जब उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने ये पाया कि जो प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट की थी वही प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट की भी थी। मतलब कि उसके बाद जो प्रॉपर्टी नाइन्थ एलिमेंट की होगी वही प्रॉपर्टी 18th एलिमेंट की, इसके बाद 17th एलिमेंट की भी वही प्रॉपर्टी जो है वो होगी। इसका मतलब हर 8 एलिमेंट की गैप में उनको सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स मिल रहे थे। He compared this to the octaves found in music। और उन्होंने इसको कंपेयर किया म्यूज़िक से। जैसे कि म्यूज़िक में हमको ऑक्टेव्स मिलते हैं, सारे गामा पाधा नीसा, इस तरीके से। तो उस तरीके से उन्होंने उनको ऑक्टेव्स नाम दिया और उससे कंपेयर किया। देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्ट का मतलब होता है एट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और चूँकि न्यूलैंड ही वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने ये लॉ दिया था, इसीलिए उनके नाम के बेसिस पे इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। और न्यूलैंड के ऑक्टेव के अकॉर्डिंग लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम मानी गई। सोडियम इज़ द एट्थ एलिमेंट आफ्टर लिथियम। लिथियम के बाद
आठवां एलिमेंट जो होता है वो सोडियम होता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर पहले एलिमेंट से मिल रही थी। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल्स ईच अदर। उसी तरीके से मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिल रही थी। मतलब कि हर वो दो एटम्स जिनका बीच का डिफरेंस 8 होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मिलेंगी, राइट। अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव इज गिवन इन द टेबल। उनकी ये जो टेबल थी उसमें इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जिसमें हर पहला एलिमेंट हर आखिरी एलिमेंट से मैच कर रहा था। मतलब हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर आठवें एलिमेंट से मैच कर रही थी, राइट। जैसे कि सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, राइट। फिर वैसे ही फ्लोरीन के साथ क्लोरीन की मिलेगी, सोडियम के साथ पोटेशियम की, मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम की, एल्यूमिनियम के साथ क्रोमियम की, सिलिकॉन के साथ टाइटेनियम, फॉस्फोरस के साथ मैंगनीज, सल्फर के साथ आयरन। इस तरीके से हर 8-8 के गैप में जितने एलिमेंट्स अरेंज थे उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मिल रही थी। मतलब पहले और आठवें की, एंड दूसरे और नाइन्थ वाले की, थर्ड और 10th वाले की। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मिल रही थी, और इस तरीके के अरेंजमेंट को बोला गया न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसे म्यूज़िक में 7 नोट्स होते हैं, इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूज़िक देर आर 7 म्यूज़िकल नोट्स इन अ स्केल। हमारे इंडियन म्यूज़िक में 7 नोट्स होते हैं, जैसे कि सारे गामा पाधा नीसा। वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट में जो नोट्स होते हैं डो रे मी फा सोला टी। The notes in a scale are separated by whole and half step frequency intervals of tones and semitones। तो ये जो नोट्स हैं उनको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, तो एक हाफ टोन होती है, फिर एक होल टोन होती है, राइट। तो उस तरीके से इनको सेपरेट किया जाता है। अ म्यूजिशियन यूजेस दीज नोट्स फॉर कंपोजिंग द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग। जो म्यूजिशियंस होते हैं वो इन नोट्स का यूज़ करते हैं किसी भी सॉन्ग को बनाने के लिए। नेचुरली देयर मस्ट बी सम रिसेप्शन ऑफ रिपीटेशन ऑफ नोट्स। ऑब्वियस ही बात है कि जितना भी म्यूज़िक है वो सब इन्हीं 7 सुरों पर बेस्ड है। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी भी म्यूज़िक में ये जो सुर हैं वो रिपीट होते हैं। एवरी 8th नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। और सुर में भी अगर हम बात करें तो हर 8वीं नोट जो है, हर 8वां सुर जो है वो पहले सुर से मिलता होता है, राइट। एंड इट्स द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल, और नेक्स्ट स्केल का पहला नोट होता है वो। जैसे कि हाइड्रोजन से मिलता हुआ फ्लोरीन, अब फ्लोरीन जो है वो नए वाले के लिए पहला नोट हो गया। फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो नई वाली सीरीज़ के लिए पहला नोट हो गया। इस तरीके से ये जो पूरी सीरीज़ है वो चलती रहती है, और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium। लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेव्स का लॉ था वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पा रहा था, राइट। मतलब कैल्शियम तक के 20 एटॉमिक नंबर्स तक के जो एलिमेंट थे उनमें ये चीज़ फॉलो हो रही थी, इसके बाद के एलिमेंट्स में ये चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही थी। एज आफ्टर कैल्शियम every 8th element did not possess properties similar to that of the first। कैल्शियम के बाद से हर 8वां एलिमेंट उन प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर पा रहा था जो प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट की थी, राइट।
तो ये एक बहुत बड़ी मेजर कॉज था जिसके कारण न्यूलैंड का ऑक्टेव का लॉ जो है वो होल्ड नहीं कर पाया और वो फेल हो गया. Next, it was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. अब न्यूलैंड ने क्या माना था कि चूंकि उस समय तक केवल 56 एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने माना कि इस पूरे यूनिवर्स में केवल 56 नेचर ही होते हैं, 56 एलिमेंट ही होते हैं और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है. बट वो यहाँ पर गलत साबित हुए क्योंकि अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और भी कई सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होना बाकी हैं. बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड whose properties did not fit into the law of octaves. लेकिन उसके बाद बहुत सारे नए एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होती है और हम उनको ऑक्टेव्स के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते हैं. राइट. तो ये भी एक रीज़न बना जिसके कारण ऑक्टेव का जो लॉ है, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ है, वो फेल हो गया. In order to fit elements into this table, Newlands adjusted two elements in the same slot. आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूलैंड ने कुछ कुछ जगहों पर दो दो एलिमेंट्स को एक साथ रखा था इस तरीके से, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को यहाँ पर Ce और La को. तो इस तरीके से उन्होंने कहीं कहीं पर दो दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था, एक ही स्लॉट में रख दिया था. बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट. और इसी के साथ साथ कुछ अनलाइक एलिमेंट्स, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेम तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते हैं, उनको भी उन्होंने एक साथ एक ही ऑक्टेव में रख दिया था. Can you find example of these from table 5.3? Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. तो अगर हम इस टेबल को देखें तो कोबाल्ट और निकल उन दोनों को उन्होंने सेम स्लॉट में रखा है और इसके अलावा इन दोनों को उन्होंने हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा है. और हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अलग होती है कोबाल्ट और निकल से, और फिर भी उन्होंने उनको सेम स्लॉट में सेम ऑर्डर में रखा जो कि गलत था. और ये इस कारण से भी उनकी ये जो अप्रोच है, उनका ये जो अरेंजमेंट है वो फेल हो गया. आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज़ हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स. और हमको पता है कि जो आयरन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कोबाल्ट और निकल से मिलती जुलती होती हैं. राइट. लेकिन फिर भी जो आयरन था उसको इस कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर रखा गया और इवन दूसरे ऑर्डर में रखा गया. राइट. तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनके कारण जो ऑक्टेव का लॉ है वो फेल हो गया और न्यूलैंड की जो ऑक्टेव की थ्योरी है वो उस अप्रोच को हम फॉलो नहीं कर पाए. Thus, Newland's law of octave worked well with the lighter elements only. तो जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही सही था और जो हैवियर एलिमेंट्स थे, जो बाद वाले एलिमेंट्स थे, वो इसमें फिट नहीं हो पाए. राइट. तो चूँकि न्यूलैंड का भी लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो फेल हो गया, इसके बाद नेक्स्ट आया मैनलीव की पीरियोडिक टेबल. तो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जितना भी चाउस क्रिएट हो रहा था, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैनलिव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी. अब मैनलिव की पीरियोडिक टेबल जो थी वो काफ़ी हद तक सही थी. तो किस तरीके से मैनलिव ने चीज़ों को अरेंज किया, चीज़ों को समझा, वो चीज़ समझते हैं. Even after the rejection of Newland's law of octave, many scientists continued to search for patterns that correlated the properties of element with their atomic
मासेस। हालांकि न्यूलैंड का ऑक्टेव का लॉ भी फेल हो गया, इसके पहले जो डोबर्नर का ट्राइड्स थे वो भी फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने हार नहीं मानी और वो इस डायरेक्शन में और ज़्यादा एफर्ट्स करने लग गए। उन्होंने कोशिश की कि एक कोई ऐसा पैटर्न मिले जिस पैटर्न की हेल्प से जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया जा सके डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज़ टू डब्रामिती इवोनोविक मैनलीव। तो चीज़ों को क्लासिफाई करने का, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का और उनको ग्रुप्स में अरेंज करने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो जाता है डिमित्री लेवोनिक मैनलीव को। ही वॉज अ रशियन केमिस्ट, वो रशिया के एक केमिस्ट थे। He was the most important contributor to the early development of the periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties. तो मैनलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एक माइलस्टोन समझी जाती है, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण हम एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक देयर प्रॉपर्टीज़, राइट। तो मैनलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो काफ़ी हद तक सही थी, काफ़ी हद तक उन्होंने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर पाए थे, वो इस चीज़ में ही वॉज केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। बट स्टिल उसमें भी कुछ कमियां थी और मैनलीव की टेबल के बाद आई हमारे पास फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि फाइनली एक्सेप्टेड है। तो समझते हैं कि मैनलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या कमियां थी, किन कारणों से मैनलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, और उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके हमारे पास आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले मैनलीव के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, उनका लाइफ के बारे में। सो डिमिट्री इवानोविक मैनलीव, he was born in 1834 and he died in 1907. Dmitry Ivanovich Manlev was born in Tobolsk in western Serbia. तो जो मैनलीव हैं उनका जन्म हुआ था सर्बिया में, वेस्टर्न सर्बिया में 8 फरवरी 1834 को। आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन मैनलीव कुड जॉइन अ यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपना अर्ली एजुकेशन कंप्लीट किया और इसके बाद ही कुड जॉइन अ यूनिवर्सिटी ओनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ हिज मदर। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर पाए, मतलब वो आगे पढ़ पाए केवल उनकी मदर की वजह से। उनकी मदर ने उनकी काफ़ी हेल्प की ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ और आगे स्टडीज़ को परस्यू कर पाएँ। डेडिकेटिंग हिज इन्वेस्टिगेशंस टू हिज मदर ही रोट, उन्होंने अपने जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको अपनी मदर को डेडिकेट किया है और वो लिखते हैं, शी इंस्ट्रक्टेड विथ एग्जाम्पल, करेक्टेड विथ लव एंड ट्रेवल्ड विथ मी टू द प्लेसेस स्पेंडिंग हर लास्ट रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ। वो लिखते हैं कि उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया, एग्जाम्पल्स देकर, उदाहरण देकर उन्होंने मुझे हमेशा करेक्ट किया, मेरी गलतियों को करेक्ट किया प्यार से, लव से। और वो मेरे साथ हर उस जगह पे गई चाहे उसके लिए उनको अपनी जितने भी लास्ट रिसोर्सेज थे, उनकी जितनी भी बचत थी, चाहे उनको वो खर्च करनी पड़ी हो, उनकी उनकी आखिरी स्ट्रेंथ जो है वो खर्च करनी पड़ी हो, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ हर जगह पे गई। She knew that with the aids of science without violence, with love but firmness, वो ये जानती थी कि जो साइंस है उसको उसको विदाउट वायलेंस ट्रीट किया जा सकता है और उसको हमको प्यार से ट्रीट करना पड़ता है। ऑल सुपरस्टिशंस, अनट्रूथ एंड एरर्स कैन बी रिमूव्ड, और वो ये जानती थी कि साइंस की हेल्प से, साइंस बिना किसी हिंसा के लेकिन फर्मली, मतलब कि कंफर्म होकर
तो जो साइंस है वो सारे सुपरस्टिशंस को, अंधविश्वास को, अनट्रुथ को, जितनी भी झूठ फैले हुए हैं, मिथ्याएं फैली हुई हैं, जितनी भी चीज़ें गलत हैं, जितने भी एरर्स हैं, उन सबको रिमूव कर सकता है, उन सबको हटा सकता है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही प्रपोज्ड इज कॉल्ड मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। और जिस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उस टेबल को बोला गया मैनलीव की पीरियोडिक टेबल। द पीरियोडिक टेबल प्रूव टू बी यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री। जो पीरियोडिक टेबल है वो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल मानी जाती है केमिस्ट्री में। एक्चुअली देखा जाए तो केमिस्ट्री की फील्ड में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है मैनलीव की पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अगर अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं होती तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाना, उनकी प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगा पाना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता, राइट। इट वॉज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स ऑल्सो। और उनकी उनकी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ही कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी जो है वो हो पाई है। और उन्होंने जब तक ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उसके पहले ही उन्होंने बता दिया था कि इस तरीके के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं और हमको उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, राइट। तो उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुई केमिस्ट्री की फील्ड में। तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, किन पोस्टुलेट्स पे उनकी ये जो टेबल थी वो बेस्ड थी। तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे मैनलीव की पीरियोडिक टेबल। अब तक डोबर्नर की पीरियोडिक टेबल और न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ ये दोनों फेल हो चुके थे, राइट। So that's all for today's class, students. The Manleav's periodic table and the further topics we shall discuss in our next class. Thank you.